जी नाज़रीन, मैं अपनी टीम, अपने स्टाफ और अपने अदारे के बिहाफ़ पे आपको अपने प्लेटफ़ॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जब आप कभी हॉस्पिटल में जाएँ, जब कभी क्लिनिकल सेटिंग में जाएँ, जब किसी हेल्थ केयर सेंटर में जाएँ, तो वहाँ पे आपकी ट्रीटमेंट होती है। आपकी मेन अल्लाह ना करे आपको कभी ऐसा चैलेंज हो बीमारी की शक्ल में या कि किसी प्यारे का, आपके किसी जानने वाले को अगर ऐसा चैलेंज हो कि उसको ट्रीटमेंट चाहिए, उसको मेडिकेशन चाहिए, तो हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर या हेल्थ केयर सेंटर में जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है, उसके 5 बड़ी-बड़ी डिवीज़न्स हैं। उसकी 5 बड़ी-बड़ी डिवीज़न्स हैं, जब ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे तो इन्हीं 5 में से किसी न किसी एक कैटेगरी को अडॉप्ट करते हुए जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो मेडिकल की जो टीम है, इन्हीं 5 मेथड्स में से या 5 डिवीजन में से किसी एक डिवीजन को अडॉप्ट करते हुए वो डिजीज़ को इरेडिकेट करेंगे और उसकी ट्रीटमेंट फराहम करेंगे। जिस तरह से और कई सारे प्रोफेशन हैं, फ़र्ज़ करें गाड़ी अगर ख़राब होती है, अगर उसके टायर काम नहीं करते तो आप टायरों वालों के पास जाएँगे। अगर कोई बॉडी का प्रॉब्लम है तो आप बॉडी वर्क के पास गाड़ी को लेके जाएँगे कि उसकी कहीं पे अगर कोई डेंट पड़ा हुआ है तो उसके डेंट को ठीक करें। अगर उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है तो जो इलेक्ट्रिशियन के पास गाड़ी जाएगी। अगर इंजन में इश्यू है तो फिर वो मैकेनिक के पास जाएगी। ऐसा ही मेडिकल और हेल्थ साइंस में है। मैं इंसानी वजूद और इंसान की कोई डिस्ग्रेस करना मकसूद नहीं है, लेकिन आपको बहरहाल समझाने के लिए अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर प्रॉब्लम हो, तो जिस तरह का प्रॉब्लम हो, हमें उसी तरह की हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए और हम जाते हैं। हॉस्पिटल में भी अगर हम जाएँगे, तो हॉस्पिटल में भी आपके चैलेंज के को देखते हुए, आपकी बीमारी को देखते हुए, आपकी डायग्नोसिस या एग्ज़ामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए, जो मैनेजमेंट है हॉस्पिटल की, उससे अकॉर्डिंगली, उससे रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स होंगे, उसके पास भेजेंगे। इसीलिए आजकल एफसीपीएस है और स्पेशलिस्ट हैं डिफरेंट डिजीज़ के या डिफरेंट डिसऑर्डर्स के या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के, जो सिर्फ अपने मखसूस पेशेंट की ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो जब अपने स्कोप को, अपनी वर्किंग को या अपने प्रोफेशनल रोल को जब स्पेसिफिक कर लेते हैं, तो उनके लिए ईज़ी हो जाता है कि एक ही तरह के चैलेंज, एक ही तरह की डिज़ीज़ को वो बड़े सक्सेसफुली प्रोफेशनल अंदाज में एड्रेस कर लेते हैं। ये बात मैंने इसलिए की ताकि जो इसके बाद जो मैं 5 डिवीज़न आपके सामने पेश करने की जिसारत करूँगा, वो आपके लिए अंडरस्टैंड करना ईज़ी हो। मैंने गाड़ी की मिसाल दी, गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो जिस पार्ट में प्रॉब्लम होगा, उसी पार्ट के एक्सपर्ट के पास हम जाएँगे। यूँ ही हम जो मेथड है, हम अपने कंप्यूटर में भी यूज़ करते हैं, घरों के फर्नीचर में भी यूज़ करते हैं। हम इवन अपने घरों में भी ऐसा ही प्रोटोकॉल, ऐसा ही मेथड यूज़ करते हैं। किचन का को मैनेज करने वाला कुछ और होगा, प्लम्बर और होगा, इलेक्ट्रीशियन और होगा, तो जो घरों को तामीर करने वाला, उसको डिज़ाइन करने वाला, डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं जो ये काम करते हैं। इसी तरह से हेल्थ केयर प्रोफेशन में भी डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं जो अपना पार्टिकुलर स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। अगरचा मेरा ये भी मुशाहदा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स जो हैं वो लोगों की इग्नोरेंट का एडवांटेज लेते हैं। लोगों की कम इल्मी का फ़ायदा उठाते हैं और वो उनकी उनकी जाहलियत से फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फ़िनांशियल बेनिफिट हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगरचा ये अनएथिकल है प्रैक्टिस है, ये मैं समझता हूँ शायद किसी न किसी लेवल पे प्रोफ़ेशनल क्राइम भी है, लेकिन हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल ऐसा करते हैं। ऐसा होता है माशरे के अंदर। जिस तरह आप अपनी घड़ी भी या अपना सेल फ़ोन किसी मैकेनिक के पास लेके जाएँ, वो ऐसी-ऐसी टर्मिनोलॉजी आपको बताएगा कि जैसे सेल फ़ोन नहीं, आपको आसमान पे, चाँद पे जाने लगे हैं। तो फ़िज़िशियन भी या हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल में भी ऐसे लोग हैं जो पेशेंट की फ़िनांशियल वर्थ को देखते हुए वो उनको ड्राइव करते हैं, उनको उनकी पर्सुएशन करते हैं, उनका माइंडसेट करते हैं, ताकि उनकी जो फ़िनांशियल वर्थ से को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा
एडवांटेज हासिल कर सकें। ये अगरचे अच्छा नहीं है और हमारा इस प्लेटफ़ॉर्म का मकसद भी यही है कि आपको स्कैमिंग से बचाया जाए, आपको फ्रॉड से बचाया जाए, आपको एक्सप्लॉइटेशन से महफूज किया जाए। ये हमारा बेसिक और फंडामेंटल पर्पस है इस मेडिकल मीडिया के प्लेटफॉर्म को एस्टेब्लिश करने का। जो पहला मेथड है या पहली डिवीजन जो है जिसमें हम डिजीज़ की मैनेजमेंट करते हैं या उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, वो थेरापेटिकल आउटकम के एतबार से या थेरापेटिकल रिजल्ट के एतबार से हम उसको डिवाइड करते हैं। थेरापेटिकल आउटकम मीन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें सम टाइम पता होता है कि ट्यूबरकुलोसिस की जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हमें या फर्स्ट लाइन अडॉप्ट करना पड़ेगा या सेकंड लाइन थेरेपी देनी पड़ेगी। ये फर्स्ट और सेकंड लाइन थेरेपी क्या चीज़ है? ये किस बला का नाम है? ये किसने डिसाइड किया? हाँ, ये डब्ल्यूएचओ ने डिसाइड किया। डब्ल्यूएचओ क्या चीज़ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ट्यूबरकुलोसिस ससेप्टेबल पेशेंट है तो उसको फर्स्ट लाइन थेरेपी दे देंगे। ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस में हम फर्स्ट लाइन थेरेपी भी देते हैं, सेकंड लाइन थेरेपी भी देते हैं। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उसने ये डिसाइड करना होता है कि ये अगर ससेप्टेबल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है तो उसके लिए फर्स्ट लाइन थेरेपी होगी, अगर वो रेजिस्टेंट है तो उसके लिए हमें सेकंड लाइन थेरेपी की तरफ मूव करना पड़ता है। तो हम उसकी रैशनल थेरेपी करते हैं। इसी तरह हम जिस तरह किसी पेशेंट को अगर टाइफाइड है तो टाइफाइड में हम क्विनोलोन ग्रुप की कोई ना कोई मेडिकेशन दे देंगे, उसके साथ फीवर के लिए एंटीपायरेटिक दे देंगे और पेन के लिए कोई पेन किलर दे के उसको सिम्प्टोमेटिक थेरेपी दे देंगे। इसका मतलब है हम सपोर्टिव थेरेपी भी करते हैं, हम क्यूरेटिव थेरेपी भी करते हैं कि जिसमें हमने पेशेंट की ट्रीटमेंट करनी होती है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अगर मेडिकेशन दी है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल होना चाहिए और अगर हम कोई भी और डिजीज़ है उसकी अगर रैशनल ट्रीटमेंट है, अगर क्यूरेटिव थेरेपी है तो उस थेरेपी में उस डिजीज़ को सक्सेसफुली एड्रेस होना चाहिए और उसकी पेशेंट की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। हम प्रिवेंटिव थेरेपी भी करते हैं। मैंने आपको बताया कि हम क्योंकि जो फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट कैटेगरी है, उसमें हम थेरापेटिकल आउटकम को कंसीडर करते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, तो हम उसमें प्रोफिलैक्टिक भी देते हैं कि किसी डिजीज़ के आने से पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इसकी आउटब्रेक हो रही है किसी पर्टिकुलर डिजीज़, तो उसकी प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट कर लेते हैं, इसको प्रिवेंटिव थेरेपी भी कहते हैं। दूसरा जो मेथड है जो हम मेडिकल और हेल्थ केयर प्रोफेशन में यूज़ करते हैं वो पेशेंट की डायग्नोसिस से रिलेटेड है। जब तक पेशेंट की डायग्नोसिस नहीं होती, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी एग्जामिनेशन फाइनल नहीं होती, हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आता कि इसको क्या बीमारी है, तब तब तक हम पेशेंट को एम्पिरिकल थेरेपी देते हैं। एम्पिरिकल थेरेपी में हम ऐसे एंटीबायोटिक दे देंगे कि जिनका जो एडवर्स इफेक्ट मिनिमम हो, वो सेफलोस्पोरिन हो सकते हैं, वो पेनिसिलिन ग्रुप की कोई ना कोई मेडिकेशन हो सकती है। लेकिन जब हमारे पास ट्रीटमेंट आ जाती है, जब हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट को कौन सी डिजीज़ है, तो उससे अकॉर्डिंगली उस डिजीज़ का जो भी रैशनल ट्रीटमेंट है, जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है, वो हम दे देंगे। तो इसका मतलब है डायग्नोसिस से पहले, उसकी डायग्नोसिस के बाद जो ट्रीटमेंट देते हैं, उसको हम दूसरी कैटेगरी में रखते हैं। डायग्नोसिस से पहले उसकी एम्पिरिकल थेरेपी होगी और डायग्नोसिस के बाद फाइनल रिजल्ट हमारे पास आने के बाद जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, दैट शुड बी क्यूरेटिव थेरेपी, दैट शुड बी रैशनल थेरेपी। उसके फाइनल आउटकम आने चाहिए हमारे पास, वो डिजीज़ को रिमूव होना चाहिए। अगर डिजीज़ रिमूव नहीं हुई, अगर पेशेंट की ट्रीटमेंट नहीं हुई, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रॉब्लम है, या मेडिसिन में प्रॉब्लम है, या फिजिशियन की फाइंडिंग में प्रॉब्लम है, या लैब की एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम है, उसने प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं की। जो तीसरा मेथड है वो पेशेंट की मेडिकेशन से हम उसको रिलेट करते हैं। हम जो उसकी जो मेडिकेशन का पैटर्न है उससे हम इसको रिलेट करते हैं। ये क्या है? ये जिस तरह इंडक्शन थेरेपी है, इसकी कंसोलिडेटेड थेरेपी है और मेंटेनेंस थेरेपी है। जब कई सारे ऐसी डिजीज़ हैं जिनकी लॉन्ग टर्म हमें ट्रीटमेंट चाहिए, हम इसको पर्टिकुलरली एंटी कैंसर ड्रग में यूज़ करते हैं। हम इसको ट्यूबरकुलोसिस भी क्योंकि 6 मंथ
3 मंथ या 1 ईयर की ट्रीटमेंट होती है, तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। पहले लोडिंग डोज देते हैं, जिसको चाहे इंडक्शन थेरेपी का कह लें, फिर उसके बाद हम उसकी कंसोलिडेशन थेरेपी करते हैं, फिर मेंटेनेंस थेरेपी करते हैं। लॉन्ग टाइम तक हम पेशेंट की बॉडी में पर्टिकुलर ड्रग कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं ताकि हम डिजीज़ की ट्रीटमेंट सक्सेसफुली कर सकें। जो चौथा मेथड है, जो चौथी डिवीजन है हेल्थ केयर प्रोफेशन के अंदर जो हम मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, वो लोकेशन पे डिपेंड करती है। लोकेशन मीन जिस तरह ओपीडी है या आउटडोर है, फिर इंडोर है। आउटडोर मीन पेशेंट आया, उसको प्रेस्क्राइब किया, डिस्चार्ज कर दिया। दूसरा है हम उसको एडमिट कर लेते हैं। पेशेंट को एडमिट किया, करते हुए अपनी कस्टडी में उसको क्लिनिकल फार्मास्यूटिकल केयर प्रोवाइड करते हैं। जब तक उसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होती, हम उसको डिस्चार्ज नहीं करते। इसमें इमरजेंसी भी है कि अगर कोई पेशेंट को इमरजेंटली कोई ना कोई ट्रीटमेंट चाहिए, तो फिर हम उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। आर्थोपेडिक भी इसी में आएगा, एक डिपार्टमेंट है जिसमें बोन वगैरह को हम एड्रेस करते हैं या उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। फिर आजकल के दौर में एक रिमोटली ट्रीटमेंट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि कोरिया में बैठा एक्सपर्ट वो यूएसए के पेशेंट की ट्रीटमेंट करता है। ये रिमोटली ऑनलाइन ट्रीटमेंट मेथड है। यूके में बैठा हुआ एक फिजिशियन या फार्मासिस्ट वो अफ्रीका में किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये क्योंकि लोकेशन डिफरेंट है, तो इसलिए हम इसको तीसरी बड़ी कैटेगरी में, सॉरी, चौथी बड़ी कैटेगरी में हम इसको लेते हैं। इसमें वर्चुअल ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी हम इसको कहते हैं। और इसी में आजकल के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूज़ करते हैं। हम रोबोटिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं कि एक बंदा 7 समंदर पार बैठा हुआ रिमोट कंट्रोल से वो किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट को यूज़ करके सर्जरी परफॉर्म कर रहा है या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को वो कंट्रोल कर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, रोबोटिक सिस्टम से जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है, वो भी इसी चौथी कैटेगरी में आती है। जो पांचवी और आखिरी ट्रीटमेंट है वो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें हम फार्माकोलॉजिकल जो मेडिकेशन है या फार्माकोलॉजिकल रिजल्ट के बिहाफ पे हम उसकी ट्रीटमेंट को क्लासिफाई, डिवाइड या सब डिवाइड करते हैं। एग्जांपल दूंगा, जिस तरह एंजाइम है, जिस तरह हम पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी करते हैं, हम उसकी जो एंटीबॉडी हैं, एंटीजन के अगेंस्ट हम इंजेक्ट कर देते हैं पेशेंट में, ताकि हम एंटीजन को सक्सेसफुली इरेडिकेट कर सकें बॉडी में से। फिर इसी में एक टीपीएन है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है। कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं कि जिनकी जीआईटी में अगर प्रॉब्लम है, तो फिर हम अवॉइड करते हैं कि उसको सॉलिड फूड दें, उसको हम पेरेंटल पे रख लेते हैं। हम उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को उसकी इंजेक्टेबल से इन्फ्यूजन के थ्रू हम उसकी पूरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करते हैं या फुलफिल करते हैं, ताकि जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक, जब तक उसकी हीलिंग नहीं होती, उसको हम सॉलिड फूड ना दें, उसको टोटल पेरेंटल ट्रीटमेंट की तरफ ही हम रखें। तो गोया जो ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, जो डिजीज़ की मैनेजमेंट है, उसको हम 5 बड़ी डिवीजन्स में डिवाइड किया आज हमने, और उनको वन बाय वन हमने आज यहाँ पे आपके सामने पेश करने की जिसारत की। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।